नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पूरे देश में हलचल मच गई है। भले ही एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, 70 विधानसभा सीटों पर यहां चुनाव होना था, लेकिन नजर पूरे देश की इस चुनाव पर टिकी हुई थी। बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में आने का सपना देख रही थी, तो वहीं केजरीवाल को लग रहा था कि तीसरी बार वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर लेंगे। लेकिन जब केजरीवाल और उनकी पार्टी को हार मिली है, तो उसके बाद से तमाम सवाल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं, विश्लेषण किए जा रहे हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हार की वजह क्या है। तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम तरह के अपने अपनी राय दे रहे हैं लोग, और इन सब के बीच में अब जो सबसे बड़ी खबर यह है कि आतिशी अब इस्तीफा दे चुकी हैं। तो यहां पर क्या लगता है अविनाश जी, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि आखिर जो दिल्ली में जिस तरह से एकदम से उलटफेर हुआ है, अब विधानसभा का जो नजर है चुनावों को लेकर वो बिहार पर टिकी हुई है, तो क्या यहां का असर बिहार पर पड़ेगा या असर नहीं पड़ेगा, ये तमाम चर्चाएं चल रही हैं। तेजस्वी यादव का बयान भी आ गया है, मायावती के बयान भी आए हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा दिल्ली चुनाव पर पूरे देश की नजरें थी, विपक्ष की नजरें थी। तो इसको लेकर अब आगे क्या हो सकता है? विपक्ष और मजबूती के साथ काम करेगा या बीजेपी आत्मविश्वास में आ जाएगी और ये आत्मविश्वास उसे बिहार में भारी पड़ जाएगा? क्या कुछ लगता है आपको? नहीं, आमतौर पर एक राज्य के चुनाव का दूसरे राज्य पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। जो परिस्थितियां महाराष्ट्र की हैं वो जाहिर सी बात है दिल्ली की नहीं थी, जो हरियाणा की हैं वो पंजाब की नहीं होंगी। हर राज्य की अपनी अलग अलग स्थिति होती है। दिल्ली का मामला अलग था। दिल्ली में आज तक कभी भी धार्मिक आधार पर एक तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है। तो दिल्ली तो क्योंकि अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं दिल्ली में, तो ना तो यहाँ जातिवाद चलता है, ना यहाँ धर्म की सियासत बहुत ज़्यादा चल पाती है। और इसी के चलते बीजेपी करीब 26-27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर बनी हुई थी, क्योंकि दिल्ली के लोकल इशू जो हैं वो दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में उस पर वोट करती है। हाँ, लोकसभा चुनाव जब आता है तब वो राष्ट्रीय इशू पर चली जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव कहीं का भी आप ले लो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, इनके इशू अलग अलग होते हैं। और एक राज्य का, जैसे आपने बोला कि एक राज्य के चुनाव का दूसरे राज्य से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब आप इस दूसरी बात यह है कि बिहार का जो चुनाव होना है वो करीब 10 महीने बाद होना है, कोई लगा हुआ चुनाव तो है नहीं है। हमने अभी देखा कि भाई अभी जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ, बीजेपी हरियाणा में जीती, लेकिन उसके बाद आप झारखंड में तो हार गए, झारखंड में तो उसका असर नहीं पड़ा। और अगर यदि किसी राज्य का असर दूसरे राज्य में पड़ना भी होगा तो उस झारखंड का असर बिहार पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि दोनों राज्य किसी समय एक ही राज्य का हिस्सा थे। बिहार का हिस्सा झारखंड था, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। एक राज्य की जो लोकल इशू होते हैं, कौन सी पार्टी उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से जनता के बीच में ले जाती है, सबसे बड़ा मायने वही रखता है। और बिहार की सियासत तो बिल्कुल ही अलग ही होती है। हमने देखा है कि भाई बिहार में तो गठबंधन की सरकार चलती है काफ़ी लंबे समय से, तकरीबन 20 से 25 साल करीब हो गए हैं कि वहाँ पर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। तो जाहिर इस बार भी कोई पार्टी बहुमत में तो इस बार भी नहीं आएगी, क्योंकि चाहे आप इंडिया गठबंधन ले लीजिए, चाहे आप एनडीए ले लीजिए, कोई भी हो, दोनों ही पार्टियां इस बार वहां चुनाव में गठबंधन के रूप में ही जा रही हैं। तो अब वहां कौन सा गठबंधन भारी पड़ता है? तो दूसरी बात यह है कि जो इशू दिल्ली के थे वो इशू बिहार के नहीं होंगे। बिहार के इशू दूसरे हैं, जैसे विशेष राज्य का दर्जा हुआ, आर्थिक पैकेज हुआ, तो वहाँ के चुनाव का दिल्ली चुनाव से कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत उत्साह जरूर आ जाता है। इसके अलावा ज़मीनी हकीकत बिल्कुल नहीं बदली जाएगी। जो स्थिति लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी पिछली बार देखा जाए 2020 की जो 19 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें 39 सीटें मिली थी। इस बार 39 से घटकर वो 30 पर आ गए। अब आप देख लीजिएगा, जब लोकसभा चुनाव में 39 सीटें मिलती हैं और वही गठबंधन जब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो नेक टू नेक फाइट हो जाती है। जिस गठबंधन को 1 सीट मिली थी वो विधानसभा चुनाव में मात्र 7-8 सीटें पीछे रह जाती है बहुमत से, नहीं तो वहां पूरा का पूरा तख्ता पलट जाता है। तो इसलिए अब विधानसभा चुनाव के समय उस समय परिस्थितियां क्या बनती हैं, उस समय बिहार में इशू क्या बनते हैं, वो उन पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। दिल्ली चुनाव का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
जी, तो यहाँ पर जब से ये नतीजे आए हैं इसके बाद से आम आदमी पार्टी खेमे में मायूसी है कहीं ना कहीं, लेकिन आतिशी जो है जबरदस्त तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं। लगातार उनकी तस्वीरें, फोटोज बहुत वायरल हो रहे हैं। लोग तंज भी कस रहे हैं कि जब आतिशी को सीएम बनाया गया था तो वो फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन आज जब केजरीवाल हार गए हैं, उनकी पार्टी के दूसरे तमाम दिग्गज नेता हार गए हैं, मनीष सिसोदिया से लेकर बड़े बड़े दिग्गज सौरभ भारद्वाज सभी जब हार गए, लेकिन आतिशी ने क्योंकि अपनी सीट बचा ली है, कालका जी से वो चुनावी मैदान में थी, तो उसका वो जश्न जोर शोर से मना रही हैं। तो इसके बाद से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर फूट की चर्चाएं भी जोरों से चल रही हैं कि हो सकता है कि अब क्योंकि पार्टी संयोजक ही हार गए हैं तो हो सकता है पार्टी के अंदर भी टूट हो जाए, पार्टी बिखर जाए। ये तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। चर्चा इस बात की भी चल रही है और लोग तंज भी कस रहे हैं कि अब जेल भी जाना पड़ सकता है। इन तमाम अटकलों के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है वो ये कि आखिर आम आदमी पार्टी को जो इतनी बड़ी हार मिली है उसकी वजह क्या है, कहां चूक हुई पार्टी से। जो पार्टी 10 साल से सत्ता में बनी हुई थी, जो चुनावी वादे वो करके सत्ता में आ रही थी, इस बार भी उन वादों को और बढ़ाया गया। कुछ जो लूप होल्स उन्हें पिछले चुनावों में देखने को मिले थे या जो चीजें उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती थी, उस पर भी जमीनी स्तर पर जाकर सर्वे किए और उन चीजों को भी अपने चुनावी वादों में ऐड किया गया पार्टी की तरफ से। तो फिर आखिर कहां चूक हुई, क्या वजह लगती है आपको अविनाश जी, और क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट है, बताइए। नहीं, पहली बात तो जो आतिशी वाला आपने सवाल किया वो बिल्कुल सही बात है कि आपकी पार्टी चुनाव हार गई है, आतिशी सीएम थी और संभवतः यही कहा जा रहा था कि यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो आतिशी ही सीएम होंगी, भले ही केजरीवाल का चेहरा सामने रखा गया है, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर कई रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिए थे, वो अभी तक हटे नहीं हैं। आप सचिवालय जा ही नहीं सकते, आप किसी फाइल पर सिग्नेचर कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थिति में केजरीवाल यदि सीएम बन भी जाते तो वो कोई फैसला नहीं कर पाते। जो जब तक सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता तब तक उनको कुर्सी आतिशी को ही सौंपनी पड़ती। लेकिन आप यदि सीएम यदि केजरीवाल बनते भी तो, लेकिन इस समय सीएम आतिशी ही थी, तो उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि पार्टी को जिताना। एक सीएम तो ये माना जाता है कि वो तो चुनाव जीत ही जाएगा, भले ही वो शुरुआत से काफ़ी टफ फाइट दिखाई दी थी, काफ़ी समय वो पीछे चलती रही, लेकिन यदि हम पिछले चुनाव में भी देखें तो पिछले चुनाव में भी आधे समय तक पीछे ही चलती रही थी, तो पिछली बार भी वो काफ़ी करीबी मुकाबला जीती थी। तो इस बार भी लास्ट मूवमेंट तो लास्ट के 2 राउंड में वो आगे निकली हैं, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी पार्टी को जिताने की थी, खुद की जीत की जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि सीएम आमतौर पर जीत जाता है। तो उसके बाद जिस तरीके से उनका जुलूस निकाला, उनके सब जो विजय जुलूस निकाला गया और जिस तरीके से वो मीडिया बाइट्स दे रही थी, तो उस समय उनके चेहरे पर पार्टी की हार की मायूसी नहीं दिखाई दे रही थी। अब उसके पीछे क्या रीजन है ये तो खैर आम आदमी पार्टी के नेता या फिर आतिशी की तरफ से ही उसका बयान आएगा कि भाई उन्होंने किस परिवेश में उस तरीके से जो अपना विजय जुलूस निकाला था और वो वो जो मिठाइयाँ बांट रही थी या मीडिया बाइट दे रही थी, उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो किस चीज़ की खुशी थी, कि क्या उनके पास मैसेज था कि भाई अभी उलटफेर हो सकता है। लेकिन क्योंकि जब उनका रिजल्ट आया चुनाव जीतने का, जब वो आगे लीड करते हुए दिखाई दी, तब तक तो लगभग पिक्चर क्लियर हो गई थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता जा रही है। तो अब पार्टी को पहली बात तो ये मंथन ही करना होगा कि भाई चूक कहाँ हो गई, और दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी को पिछले 2-3 साल से दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा था। कोई भी फैसला केजरीवाल यदि लेते थे तो वो फाइल एलजी के द्वारा रोक ली जाती थी। दिल्ली में एक तरीके से जो राजनिवास है, मतलब जो एलजी हैं, वो विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, बीजेपी नहीं दिखाई दे रही थी। लोकसभा चुनाव तक भी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल उससे पहले गिरफ्तारी कर लिए गए थे, कोर्ट के आदेश पर उनको बेल मिली थी, लेकिन उसके बाद जैसे चुनाव खत्म हुआ उनको जेल में जाना पड़ गया, और जब जमानत मिली उसके बाद तो कई रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि वो कोई काम नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। जब जेल में थे तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जब उन्हें जमानत मिली, क्योंकि जमानत मिलने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम काम नहीं कर पा रहे हैं। जेल में तो आपके पास में ये चीज़ कहने के लिए थी कि भाई हम जेल के अंदर हैं और हमको फाइल पर साइन नहीं करने दिए जा रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर आ गए तो भाई वो रोक तो फिर कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी, वो सरकार की तरफ से रोक नहीं थी। तो इसलिए केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, और इस बार उनको ये उम्मीद थी कि अगर चुनाव जीत जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे भाई जनता ने भी हमारे फैसले पर मोहर लगा दी है, तो इसलिए हमको कम से कम फाइलों पर सिग्नेचर करने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन केजरीवाल खुद ही चुनाव हार गए हैं, सत्ता भी हाथ से निकल गई है, तो अब तो खैर वो सब चीज़ें बची ही नहीं है। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि आम आदमी पार्टी को बचाना केजरीवाल की सबसे बड़ी एक तरीके से चुनौती हो गई है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं टूट की बात कर रहे हैं, अब बीजेपी यदि अपनी तरफ से जिस तरीके से केजरीवाल आरोप लगा रहे थे 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं,
अगर उस तरीके से आम आदमी पार्टी में कोई फूट पड़ जाती है तो वो मामला अलग है। नहीं तो केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के अंदर अभी भी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि केजरीवाल ने पार्टी के अंदर कोई सेकंड लीडरशिप एक तरीके से देखी जाए तो बनने ही नहीं दी थी। जो भी बड़े लीडर्स थे वो तो पार्टी वैसे ही पहले से छोड़ गए थे। अब इस समय पार्टी में कौन लीडर बचे हुए हैं भाई, और जिसके चेहरे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं, तो इसलिए पार्टी में फूट पड़ने का तो संभावना कम दिखाई दे रही है। हाँ, पार्टी कमजोर होते हुए जरूर दिखाई दे रही है, तो अब उसके लिए अब केजरीवाल को खुद ही मंथन करना होगा और पार्टी को कैसे संभालना है, सबसे पहली चुनौती उनके सामने यही खड़ी हो रही है। जी, तो अब यहाँ पर जैसे एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी को अब कैसे संभालेंगे केजरीवाल, कैसे उत्साहवर्धन करेंगे उनके जो कार्यकर्ता जो मायूस हो गए हैं, क्योंकि लगातार हम आम आदमी पार्टी कार्यालय दफ्तर भी कल गए थे, हमारी टीम गई थी टीवी लाइव की, वहां पर देखा गया कि किस तरह से पहले जश्न का माहौल था लेकिन धीरे धीरे वो मायूसी में तब्दील होता गया। तमाम तरह के वीडियोज भी आए सामने जिस तरह से जश्न वहां मनाया जा रहा था। तो ये एक बड़ी चुनौती है केजरीवाल के सामने कि वो अब कैसे अब पार्टी को एकजुट करके रखेंगे, और आगे जो अब चुनाव होने वाला है, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला, तो क्या वहां पर भी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार जो पिछले चुनाव, चाहे वो गुजरात का रहा हो, चाहे वो हरियाणा का रहा हो, पंजाब का रहा हो, पंजाब में तो उनकी सरकार ही है, हर चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी गई है, गोवा तक में चुनावी मैदान में वहां पर पहुंचे। तो ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने भी अभी से जोर पकड़ लिया है, हालांकि अभी समय बहुत है, लेकिन इन सब के बीच में जो एक बड़ा सवाल है कि आखिर वजह क्या रही इस हार की, तो उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से लगातार वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां इस हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि भूल केजरीवाल की तरफ से हुई है, केजरीवाल की रणनीति की गलती है जिसकी वजह से ये जीत नहीं हासिल हो सकी। क्योंकि आपको याद भी होगा केजरीवाल लगातार इस तरह का बयान ये दे रहे थे कि ये इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव ये आम आदमी पार्टी लड़ रही है। जब इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों की तरफ से केजरीवाल को समर्थन दिया गया था, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, सब लोग जब इन्हें समर्थन देने के लिए आ रहे थे, तब केजरीवाल ने आगे आकर यह बयान दिया था कि यहां पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, इसे इंडिया गठबंधन का चुनाव ना समझे। ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि एक इंडिया गठबंधन से अलग थलग, मतलब खुद को एक बार फिर उन्होंने अलग दिखाने की कोशिश की, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि अभी की जो स्थितियां बनी हुई है अविनाश जी, वो यही है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में हमने देखा ये चीज, और अब जब दिल्ली का चुनाव होना था तो वहां पर भी जरूरी था कि इंडिया गठबंधन एकजुट रहता, लेकिन वहां पर अरविंद केजरीवाल ने अलग चुनाव लड़ा। इसके साथ ही साथ आप देखिए चंडीगढ़ में जब मेयर चुनाव हुआ, वहां पर ये गठबंधन में तो कहीं ना कहीं गठबंधन को फायदा मिला, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए वो चीज नहीं समझी और उसका ही नुकसान अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ा है। ये अब कांग्रेस की तरफ से और इंडिया गठबंधन के दलों की तरफ से कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम संजय राउत को सुनेंगे, उद्धव गुट के सांसद हैं, वो क्या कुछ बोल रहे हैं संजय राउत, पहले सुन लेते हैं। ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहां लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना, उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है, मैं उससे सहमत हूं, हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। यह अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सभी, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हमको उसका हम खुशी व्यक्त करते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार कहूंगा कि उद्धव ठाकरे साहब का भी कहना है हमारी पार्टी के कि जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक हम तानाशाही का पराभव नहीं कर सकते।
उनको हम पराजित नहीं कर सकते। ये अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हम राजनीति नहीं करनी चाहिए देश में। इंडिया अलायंस की आगे भूमिका क्या है? सरकारी ताकत आप जो कहते हो, इंडिया अलायंस का अभी फ्यूचर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो है ये सूजन है। कोई एक्सीडेंट होता है तो अपना बॉडी सूज जाती है, अरे हमको लगता है क्या बॉडी बढ़ गई उसकी। ये सूजन है, ये ईवीएम से है या पैसे से है, दहशत से है। ये टेम्पररी है, ये पीरियड जाना चाहता है, जाना चाहिए। अब 10 साल हो गए, अभी आने वाले दिनों में धीरे धीरे ये सूजन उतर जाएगी। इस देश को हम सब लोग जो है अपोजिशन में जरूर आगे लेकर जाएंगे। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे। इंडिया ब्लॉक है और रहेगा और मजबूत करेंगे। इंडिया अलायंस की आने वाले टाइम में मीटिंग देखी जा सकती है क्या? अभी तो करना ही पड़ेगी ना, आत्मचिंतन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप चिंतन नहीं करना चाहते, आत्मचिंतन नहीं करना चाहते। संजय राउत को सुन रहे थे अभी हम। आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं, बीजेपी को सूजन बता दिया है और लगातार इस बात पर वो जोर दे रहे हैं कि लड़ते रहेंगे तो ऐसे ही बीजेपी मजबूत होती रहेगी। और इस तरह की चर्चाएं भी लगातार अविनाश जी चल रही हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये इंडिया गठबंधन के लिए भी कहा जा रहा था कि अगर आप एकजुट रहेंगे तभी बीजेपी को हरा सकते हैं, और अगर बिखरेंगे तो वही हाल होगा जो दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का हुआ, आम आदमी पार्टी का हुआ। तो तमाम तरह की चर्चाएं यहां पर चल रही हैं। आपको क्या लगता है कि संजय राउत का जिस तरह से बयान आया है या और दूसरे कांग्रेस के नेताओं का बयान आया है कि अगर गठबंधन के लिए अरविंद केजरीवाल मान गए होते तो स्थितियां अच्छी हो जाती, आंकड़े क्या कहते हैं? क्या आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में फूट पड़ना या अलग अलग तरह से चुनाव लड़ना, अरविंद केजरीवाल का अलग होकर, कांग्रेस का अलग होकर, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिला? क्या कुछ कहते हैं आंकड़े और क्या है समीकरण, क्या बताते हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़े तो उसका नुकसान दोनों को ही हुआ है। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुला, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर पिछली बार की तुलना में करीब 2 से 2.5% बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10% नीचे गिरा है। और इस बार वोट शेयर नीचे आम आदमी पार्टी का आएगा, यह पहले से ही तय माना जा रहा था, क्योंकि 10 साल की आपकी सत्ता रही है। 10 साल में आपने क्या किया? आपको अपने काम पर एक तरीके से चुनाव लड़ना था, और वहीं पर केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसमें भी जब चुनाव हुआ, कांग्रेस की तरफ से तो एक बार कोशिश की गई थी कि दिल्ली में गठबंधन हो जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने एकला चलो का नारा अपना लिया था कि भाई दिल्ली जो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं है। और दूसरी बात, जब लोग विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो उस समय अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी कांग्रेस को टारगेट कर रही थी, वो बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही थी। और एक सुर में से पूरी की पूरी पार्टी बोल रही थी कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए। अरे भाई, इंडिया गठबंधन की मजबूती कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से मजबूती नहीं है उसकी। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों की पार्टी है, पंजाब की और दिल्ली की, जबकि कांग्रेस का जो वजूद है पूरे देश में है। लेकिन केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली चुनाव चल रहा था और केजरीवाल को समर्थन की तरफ से जो बयान आ गया था, ममता बनर्जी का, अखिलेश यादव का, शिवसेना की तरफ से बयान आ गया था, तो केजरीवाल जब उन्होंने देखा कि भाई जब सारे के सारे इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी हैं वो कांग्रेस को छोड़कर हमारे साथ आ रहे हैं, तो भाई कांग्रेस को ही इंडिया गठबंधन से बाहर करके उसका एक तरीके से नेतृत्व हम खुद ही हथियार लें। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना था कि भाई दिल्ली आप बचा पा रहे हैं कि नहीं बचा पा रहे हैं। अब जैसे आपने बोला कि यदि दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ते, आप देखिएगा कि बीजेपी का जो वोट शेयर आया है वो लगभग 46% है, 45.8% के करीब आ जाएगा, और आम आदमी पार्टी का 43.4% के करीब है। दोनों के बीच में जो अंतर है वो 2% से कुछ ज़्यादा का दोनों के बीच में अंतर आ रहा है। और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 6.4% के करीब आया हुआ है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ते तो ये दोनों वोट मिलकर करीब 50% वोट हो जाता है, जो बीजेपी से 4% करीब वोट ज़्यादा होता है दोनों का, यदि दोनों मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते। और जब बीजेपी आपसे 2% ज़्यादा वोट लेके आती है तो वो 2 गुनी से भी ज़्यादा सीटें जीतती है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीटें हैं, बीजेपी के पास 48 सीटें आती हैं। और लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता, 2% की जगह 4% वोट यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के पास होता तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी बदल जाता। और दूसरी बात ये होती है कि चुनाव के समय पर कुछ फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई सरकार किसकी बनते हुए दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से मीडिया में माहौल क्रिएट किया गया था कि बीजेपी की सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आ रही है, तो जो फ्लोटिंग वोटर था वो अधिकतर बीजेपी की साइड चला गया। लेकिन अगर वो वहाँ गठबंधन होता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, तो ये फ्लोटिंग वोटर जो बीजेपी की तरफ गया था वो फ्लोटिंग वोटर फिर इंडिया गठबंधन की तरफ आता।
तो फिर ये वोट शेयर 50% नहीं होता, बल्कि 54-55% पर ही पहुंच जाता। जिस तरीके से पिछली बार आम आदमी पार्टी को वोट मिला था, 52-53% जो वोट आया था, इस बार वो वोट 2-3% ऊपर चला जाता। और फिर उसके बाद जो रिजल्ट, जो 2020 के रिजल्ट आए थे, लगभग रिजल्ट भी वही होते। लेकिन अरविंद केजरीवाल की एक जिद थी कि भाई कांग्रेस को हमें स्पेस नहीं देना है, बीजेपी भले ही अपनी सीटें बढ़ा ले, लेकिन हमको कांग्रेस को रोकना है। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी ताकत कांग्रेस के खिलाफ एक तरीके से खर्च कर ली, और उसका नुकसान जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी को ही हुआ है। आप नई दिल्ली का सीट का ही चुनाव देख लीजिएगा, यदि संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट आराम से जीत जाते। बिल्कुल उतना ही अंतर है जितना कि संदीप दीक्षित के पास मत चले गए। हाँ बिल्कुल, संदीप दीक्षित को उससे ज्यादा वोट मिले हैं। जो केजरीवाल 4000 वोट से हारे हैं, संदीप दीक्षित को उससे काफी ज्यादा वोट मिला है। और वही हालात जंगपुरा की सीट कर दो, जंगपुरा में तो 675 वोट से मनीष सिसोदिया चुनाव आ रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस उम्मीदवार वहां मैदान में नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार को 7000 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो जाहिर सी बात है जो सीट मनीष सिसोदिया 650-675 वोट से चुनाव हार रहे हैं, उस सीट पर वो 5000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते। वो पूरे काउंटिंग में कभी भी पीछे ही नहीं होते। जिस तरीके से आगे पीछे शुरुआत में वो चलते रहे थे। लेकिन कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने की जो एक तरीके से कीमत चुकाई आम आदमी पार्टी ने, 15 सीटें तो सीधा वो लोग हारे हैं। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता तो ये 15 सीटें 30 सीटें कम से कम बढ़ जाती इस गठबंधन की। सॉरी, लेकिन बात वही है कि आपको कांग्रेस को भी हिस्सा देना पड़ता, और जिसके लिए आम आदमी पार्टी तैयार नहीं हो रही थी। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस और जिद आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं भारी पड़ गई, और जिद ये थी कि कांग्रेस को खत्म करना है पूरी तरह से, दिल्ली के अंदर कांग्रेस का जो वजूद है। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। अगर हम पिछले जो चुनाव हुए थे उनके मुकाबले की अगर हम बात करें तो 2% ज्यादा इस बार उनका वोट शेयर बढ़ा है। तो कांग्रेस ने तो अपना प्रदर्शन अच्छा किया, लेकिन करीब अच्छा खासा नुकसान इसका अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ा, और दोनों की जो लड़ाई थी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा ले गई। अब इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को जब इस हार के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, तो कांग्रेस भी कहीं चूक नहीं रही है पलटवार करने में। अजय राय का बयान आया है, पहले हम वो सुन लेते हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे। जो आज भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बात आए थे, जन लोकपाल के लिए आए थे, पूरी तरीके से आप ऐसी चीजों में जाके फंसे जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। आप शराब जो नीति लेकर आए, शराब से पैसा आपने कमाया, सबसे गलत तरीके से पैसा कमाया, उसका मैं समझता हूं कि जनता ने इनको नकारा है। और जो झूठी बातें कर आए, फ्री और कुछ मिला नहीं, जमुना जी को साफ करने की बात आपने कही थी, उस पर आप राजनीति होने लगी। तो मैं समझता हूं कि आज दिल्ली परेशान है, दिक्कत में थी। दिल्ली ने जो परिवर्तन किया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाजपा के लोगों से कि कांग्रेस की तरह जिस तरह से शीला दीक्षित जी ने काम किया, मनमोहन सिंह जी के समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, अपनी दोनों सरकारें मिल गई, दिल्ली को खूब अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए। जो उन्होंने मेट्रो बनाया, जो उन्होंने सड़कें बनाई, फ्लावर बनाए, व्यापार के तमाम रास्ते खोले उन्होंने, और तमाम डेवलपमेंट किए हर जगह पे, उस तरीके से दिल्ली के काम करें, यही मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध। तो अभी हम अजय राय को सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की गई और उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा है। यानी साफ है कि इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर दिल्ली चुनाव लड़ता तो बीजेपी आगे नहीं निकल पाती, और शायद कई लोगों का तो ये भी दावा है कि एक अंक में ही सिमट कर रह जाती। क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, जो भी हमने आपको बताया कि अगर गठबंधन होता तो फिर यह वोट शेयर 50% नहीं होता, फिर यह वोट शेयर फिर 55% तक चला जाता। और उस परिस्थिति में बीजेपी के लिए जो 48 सीटें आई हैं, उनको पुरानी जो 8 सीटें थी लगभग वो उसके इर्द गिर्द ही बने रहते, 1-2 सीट उनकी ऊपर हो जाती है, 1 सीट कम हो जाती। लेकिन बीजेपी डबल फिगर में संभवतः तब नहीं पहुंच पाती, सिंगल डिजिट में ही वो सिमट कर रह जाती। लेकिन गठबंधन नहीं हुआ, उसका फायदा बीजेपी को जबरदस्त तरीके से मिला, और जो फ्लोटिंग वोटर था, जो इंडिया गठबंधन की तरफ आना था, वो फ्लोटिंग वोटर बीजेपी की तरफ चला गया। क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि दिल्ली में बीजेपी के पास में 40% के करीब वोटर है। इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 साल से सत्ता में थी, कांग्रेस मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही थी, तो जो नाराजगी थी केजरीवाल को लेकर, वो वोटर एक बीजेपी की साइड चला गया, और उसके बाद जो फ्लोटिंग वोटर था वो भी बीजेपी के पास में आ गया। तो जितना नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ, आप देखिएगा जो नुकसान हुआ है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को 10% वोट का नुकसान हुआ है। बीजेपी का वोट शेयर पिछली बार 38% था, जो बढ़कर इस बार 46% हो गया, 8% वोट बढ़ गया। और अगर इसमें हम उनके सहयोगियों का वोट जोड़ दें तो लगभग जो नुकसान अरविंद केजरीवाल को हुआ है, उतना ही फायदा बीजेपी को इस बार वोट शेयर में हो गया।
लेकिन अगर ये गठबंधन होता तो फिर फ्लोटिंग वोटर भी रुक जाता, और कुछ जो नाराजगी थी वो नाराजगी से भी एक तरीके से, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन होता तो गठबंधन का स्वरूप चेंज हो जाता, तो वो नाराजगी भी थोड़ी दूर हो जाती। लेकिन जो एक जिद थी कि कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ने देना है, उसका ही नुकसान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को उठाना पड़ा। और जाहिर सी बात है, क्योंकि यदि गठबंधन होता तो खाली दिल्ली में नहीं, इसकी दिल्ली जीतने का मतलब ये है कि इसका एक तरीके से पूरे देश में प्रचार होना गठबंधन के रूप में, क्योंकि सरकार के जो वोटर, जो हमने आपको बताया कि दिल्ली का प्रभाव दूसरे राज्य में नहीं होता मतदाताओं के लिए, लेकिन ये गठबंधन के रूप में इसका प्रभाव जरूर इंडिया गठबंधन के अंदर दिखाई देता, इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत होता। अब आप देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आप देखिएगा, जिस स्टेट में कांग्रेस चुनाव लड़ती है उस स्टेट में वो लोग अपनी उम्मीदवार जरूर उतारते हैं। अभी इस समय गुजरात चुनाव चल रहा है, गुजरात में एक करीब 66 नगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं, और वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की लड़ाई किससे है? कांग्रेस से, कि हमको कांग्रेस से आगे निकलना है। अगर वहाँ गठबंधन कर लेते हैं तो कई नगर पालिकाओं में वो अपनी सरकार बना सकते हैं, सत्ता हासिल कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सबसे पहले तो उन्हें यही तय करना है कि उनकी लड़ाई किसके साथ में है, कि भाई आपको कांग्रेस से लड़ना है कि आपको बीजेपी से लड़ना है। अगर आपको कांग्रेस से लड़ना है तो फिर बात ही अलग है, फिर आपको इंडिया गठबंधन में भी रह के आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी जिन स्टेटों में चुनाव लड़ती है दमदारी से, उन स्टेटों में कांग्रेस है दूसरी पार्टी, और आप किसी भी स्टेट में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने को तैयार नहीं है। आप गोवा जाएंगे तो गोवा में अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप हरियाणा जाएंगे, हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो लेकिन जहाँ क्षेत्रीय पार्टियाँ, वहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते अरविंद केजरीवाल। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल को ये तय करना है कि उनको लड़ना किससे है। जिस दिन वो ये तय कर लेंगे भाई इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, आपकी लड़ाई बीजेपी से, उसके बाद से ही इंडिया, मतलब एक तरीके से देखिएगा कि ये जो जिस स्टेट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, कि कांग्रेस तो लगभग उत्तर भारत में हर स्टेट में है, आम आदमी पार्टी के पास जहाँ पर भी 5-7-10% वोट है, तो उससे गठबंधन को मजबूती दिखाई देगी। और बीजेपी, क्योंकि इस समय तो एक देखा जाए तो दिल्ली से आसपास के जितने भी स्टेट हैं उन सभी में बीजेपी की सरकार बन गई है। तो और अभी फिलहाल वहाँ चुनाव भी नहीं होने हैं, तो जब भी चुनाव होगा 2 साल बाद जब भी चुनाव होगा तो उसका असर फिर तब दिखाई देगा। लेकिन पहला तो ये जो मामला है वो है कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, और इसकी शुरुआत, अब क्योंकि दिल्ली चुनाव तो निकल गया है, अब इसकी शुरुआत बिहार से ही हो पाएगी। अब यहाँ पर बिल्कुल बिहार चुनाव पर अब सभी का नजर है। बीजेपी का आत्मविश्वास, उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली, जहां पर उम्मीद बहुत कम थी। दिल्ली में बिल्कुल ये मानकर चला जा रहा था कि तीसरी बार भी केजरीवाल ही आएंगे, और अगर इंडिया गठबंधन एकजुट हो जाता तब तो ये बिल्कुल फाइनल ही हो जाता। लेकिन हाँ, अब चुनाव नतीजे बदल चुके हैं, और इसके बाद से अब सभी जगह पूरे देश में इस चुनाव की चर्चा चल रही है। विपक्षी दलों के अंदर अब और ज्यादा एक तरह से टेंशन भी कह सकते हैं कि बढ़ गई है, और इसीलिए अब बिहार में तैयारियों को और जोर दे दिया गया है। इसी बीच जो अभी दिल्ली की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में अभी सीएम फेस को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है कि आखिर सीएम किसे बनाया जाएगा। अंदर खाने बीजेपी में भी खींचतान देखने को मिल रही है। प्रवेश वर्मा की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। वहीं बीजेपी की जो हमेशा से रणनीति रही है कि वो सीएम को लेकर हमेशा से चौंकाते रहे हैं, तो इसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा सीएम नहीं होंगे, लेकिन प्रवेश वर्मा के समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि सीएम तो प्रवेश वर्मा को ही होना चाहिए। तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्या बीजेपी इस बार भी चौंकाएगी, या फिर क्योंकि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को हराया है तो उनकी दावेदारी और बढ़ जाती है, और प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, तो ये अपने आप में उनकी दावेदारी को और मजबूत करता है। तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या अपडेट आ रहा है आपके पास अविनाश जी? हाँ, प्रवेश वर्मा की दावेदारी तो मजबूत है। वैसे भी ये कहा जाता है जो नई दिल्ली से जो विधायक बनता है वो सीएम भी बन जाता है। पिछले करीब आप देखें तो करीब 25-26 साल से नई दिल्ली का विधायक ही दिल्ली का सीएम बन रहा है। तो इस तरीके से एक तो प्रवेश वर्मा की दावेदारी वैसे मजबूत हो जाती है। दूसरा, प्रवेश वर्मा जाट कम्युनिटी से आते हैं, और दिल्ली के 80% से ज़्यादा जो गांव हैं उनमें जाटों का ही दबदबा है। जाटों की आबादी वहाँ सबसे ज़्यादा है, और दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यदि किसी कम्युनिटी की मानी जाती है तो वो जाट समुदाय है। तो एक तरीके से बीजेपी जाटों को भी खुश कर सकती है, क्योंकि जाट कम्युनिटी बीजेपी से वैसे ही नाराज चल रही है। क्योंकि हरियाणा का चुनाव हमने देखा है, हरियाणा में जाटों ने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि जाटों का आंदोलन, हमने किसान आंदोलन देखा है। और चाहे पश्चिमी यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो,
क्योंकि बीजेपी ने कहीं पर भी जाट को सीएम पद नहीं दिया है। तो ऐसे में यदि बीजेपी दिल्ली में जाट सीएम बना देती है तो शायद एक साथ वो कई राज्यों को साधने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि बीजेपी में चौंकाने वाली परंपरा रहती है, तो जो दावेदार होता है उसको सीएम आमतौर पर नहीं बनाया जाता। ऐसे में यदि क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया प्रवेश वर्मा ने, तो वो एक अपने आप ही सीएम पद के दावेदार हो गए हैं। और दूसरी जो उनके सीएम दावेदार जिनको अरविंद केजरीवाल ने बनाया था, रमेश बिदूड़ी, वो तो अपना चुनाव खुद ही हार गए हैं। तो इसलिए वो तो लाइन सेट गए थी, रमेश बिदूड़ी चुनाव जीत जाते तो हम तो बोल देते कि भाई केजरीवाल के सीएम तो ये आ गए हैं। लेकिन वहाँ क्योंकि वो कालका जी से चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ तो वर्तमान सीएम ही चुनाव लड़ रही थी, जिन्होंने अब आज इस्तीफा दे दिया है और दिल्ली विधानसभा भी भंग हो गई है। तो अब एक रमेश बिदूड़ी का नाम तो एक तरीके से कट गया है। अब उसके बाद कई नाम हैं, वीरेंद्र सचदेवा का नाम चल रहा है, उसके बाद सतीश उपाध्याय का नाम भी गिना जा रहा है, जो सांसद हैं मनोज तिवारी, उनका भी नाम बताया जा रहा है, और कई तमाम नाम हैं कि जिनको सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन सीएम कौन होगा, ये बात आप मान के चलिएगा कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहेंगे सीएम वही बनेगा। और अभी तो वो विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, तो जब तक वो विदेश यात्रा पर रहेंगे तब तक दिल्ली की बीजेपी के विधायकों को भी नहीं पता होगा कि भैया उनको अपना नेता किसको चुनना है। जब वो वापस लौट कर आएंगे प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा से 14-15 तारीख को, उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई दिल्ली में बीजेपी किसको सीएम बना रही है। और बीजेपी की तरफ से तो शुरुआत अभी कहना शुरू ही कर दिया है कि भैया 8-10 दिन पहले तो दिल्ली को सीएम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये विपक्ष की तरफ से हमेशा से आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार भले ही राज्य में बनी हो लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में ही रहता है। बीजेपी के जो सीएम होते हैं, कठपुतली सीएम होते हैं, उनकी पूरी बागडोर दिल्ली में बैठे मोदी और शाह के बीच यानी आलाकमान के हाथ में ही होती है, और वो ही सारे फैसले लेते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, फिर मुख्यमंत्री के कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, सारी चीजें दिल्ली से फाइनल होती है। और ये अभी पिछले जो चुनाव देखे गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, ये साफ तौर पर देखने को भी मिला। अब दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं, इसका असर जैसे कि हमने कहा आगामी चुनावों पर भी पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल इस समय बन गया है। और इसी को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं अभी से आना शुरू हो गई हैं। बिहार विधानसभा में जिस तरह से लगातार चर्चा चली रही है, वहां बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, नीतीश कुमार को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी के बीच बीच में जो बयान आ जाते हैं, कभी वो बीजेपी की तारीफ करते हुए दिखाई देते, जैसे कि कल उनका जो बयान आया उसमें एक बार फिर ऐसा लगा कि बीजेपी और जीतन राम मांझी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि इसको लेकर राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के जो नतीजे आए हैं उसने एक बार फिर जीतन राम मांझी को यह समझा दिया है कि एनडीए के साथ रहने में भलाई है, शायद इसलिए भी उनके बयान बदल गए हों। तमाम तरह की चीजें यहां चल रही हैं। तो यहां जीतन राम मांझी हो चाहे पशुपति पारस हो, इनको लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये महागठबंधन के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि इनके बयान बार बार बदल रहे हैं। और पशुपति पारस भले ही मुलाकातें लालू यादव से कर रहे हैं लेकिन अभी तक खुलकर कोई भी फैसला नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर चल रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर संशय बना ही हुआ है कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। ऐसे में दिल्ली चुनाव के नतीजे आ जाना और फिर एनडीए गठबंधन के जो दूसरे तमाम दल हैं जो कहीं ना कहीं बिखरने के कोशिश में थे, कहीं ना कहीं अपना रास्ता अलग तलाशने के उसमें थे, वो चाह रहे थे कि वो बीजेपी पर दबाव बनाएंगे। लेकिन लगातार ये तीसरा चुनाव रहा है जिसमें बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिली है। इसने एक बार फिर से सहयोगियों की टेंशन को बढ़ा दिया है। सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष पर भी एक दबाव बढ़ गया है। और जो दिल्ली चुनाव के नतीजे आए इसके बाद 21 राज्यों में अब बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है, तो ये भी एक प्रेशर बना रहा है। बिहार को लेकर बहुत कुछ बदलने की खबरें आ रही हैं और इसी बीच तमाम तरह की अटकलें जब लगने लगी कि बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, तो तेजस्वी यादव का बयान आ जाता है और वो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं, सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं कि जो दिल्ली में हुआ ऐसा ना समझिएगा कि वो बिहार में भी हो जाएगा। तो क्या कुछ लगता है आपको अविनाश जी, इस तरह की चेतावनी या चुनौती तेजस्वी यादव की तरफ से देना, क्या अपडेट है इसको लेकर और क्यों ये अचानक से इस समय पर तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावेदारी शुरू हो गई थी कि भाई अब दिल्ली के बाद बिहार का नंबर है, तो उसको लेकर तेजस्वी यादव ने बोला है कि भाई जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होगा। और दूसरी बात आप देखिएगा कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव से और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच का भी आप देखिएगा 6 महीने में किस तरीके से मतदाता का मन बदलता है। बीजेपी का जो वोट शेयर करीब 53% था लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो वोट शेयर 56% रह गया, यानी 7% वोट कम हो गया। और यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर में मिला दिया जाए तो ये 8% से ज़्यादा बढ़ गया, ये 50% के करीब पहुंच गया। अगर इसी तरीके का मतदाता का मूड बिहार में भी बदलता है
क्योंकि बिहार में इतना बड़ा अंतर नहीं था। बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में कांटे का मुकाबला हुआ था, वहाँ 4% वोट का ही लगभग अंतर था। और ऐसे में अगर 6-7% वोट एनडीए गठबंधन के हाथ से लोकसभा चुनाव के बाद से विधानसभा चुनाव तक आते आते यदि फिसल जाता है तो बिहार में तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बिहार में अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पार्टियां, राहुल गांधी अभी पटना पहुंचे थे 18 तारीख को पिछले महीने, तो वो लालू यादव से मिलकर आए थे, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई थी फ़ोन पर, उसके बाद लालू यादव की सोनिया गांधी से भी बातचीत हुई। तो जाहिर सी बात है बिहार में जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं होने वाला है। बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। तो और दूसरी बात जो पहले बोला गया है कि बिहार के इशू अलग हैं और वहाँ के दिल्ली के इशू अलग हैं। बिहार में अभी तक बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक भी बार विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। 2015 में तो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव बिहार में विधानसभा का लड़ा गया था, और क्या हुआ था, 2/3 मेजोरिटी से महागठबंधन चुनाव जीत गया था। उसके बाद से बीजेपी नीतीश कुमार की एक तरीके से पीछे पीछे चल रही है। और इस बार अगर वो नीतीश कुमार को साइड करने की जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं, और जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के बाद बिहार के बीजेपी नेताओं के बयान आए, और उसके बाद से आपने भी देखा होगा कि संजय झा का भी बयान आ गया, तुरंत ही उन्होंने पलटवार किया बीजेपी नेताओं पर कि भाई नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार ही रहेंगे, यदि नीतीश कुमार को आप हटाने की कोशिश करेंगे तो आप खुद हट जाएंगे। तो जाहिर सी बात है अभी तो 8 महीने का, करीब 8-10 महीने का समय बचा हुआ है। नवंबर में बिहार के विधानसभा के चुनाव होने हैं और तब तक का काफ़ी समय होता है। मतदाता का मूड 2-4 महीने में बदलता है। आपने देखा होगा 2019 का चुनाव, बालाकोट स्ट्राइक से पहले मतदाता का मूड बिल्कुल अलग था। बीजेपी मुकाबले में ही नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन 1 महीने के अंदर ही अंदर जब चुनाव हुआ तो बिल्कुल ही माहौल चेंज हो गया। और अभी तो 10 महीने का समय है, और जब सरकार कोई अलोकप्रिय होना शुरू होती है तो फिर उसके तेजी से वो कमज़ोर होती चली जाती है। और इसीलिए नीतीश कुमार इस समय यात्रा निकाल रहे हैं और तमाम घोषणाएं कर रहे हैं। भाई आपको इस समय तमाम घोषणाएं करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? या तो आपने काम नहीं किया है, इसलिए आप बता रहे हैं कि भाई हम अब आप यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी खोलेंगे, हम यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम यहाँ सड़क बनाएंगे, यहाँ पुल बनाएंगे। भाई आप 20 साल से सत्ता में, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? अब आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तो प्रगति आप बताइए कि आप तक बिहार में हुआ क्या क्या है कि आपको अब तमाम एक तरीके से घोषणा करनी पड़ रही हैं कि जो आपने घोषणा की है, क्या लोग जो विधानसभा चुनाव होंगे तब तक वो काम पूरे हो जाएंगे? भाई चुनाव जो होगा वो तो काम के ऊपर होगा। तो इसलिए बिहार चुनाव में अभी समय है, और जो तेजस्वी यादव ने बोला है कि भाई दिल्ली और का मामला बिहार में नहीं चलेगा, वो बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं बीजेपी की रणनीति रहती है, एक चुनाव जैसे खत्म होता है वो दूसरे चुनाव पर लग जाती है, चुनावी मोड में हमेशा बीजेपी रहती है, इस तरह की चीजें देखी जाती हैं। और ऐसा ही देखने को भी मिला जब पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा कि आरजेडी की जमीन को खा रही है कांग्रेस, यानी जो आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि वो अपने सहयोगियों को खत्म करती है सबसे पहले, अब पीएम मोदी या पूरी बीजेपी ये आरोप कांग्रेस पर लगाने लग गई है। यानी फूट डालने की रणनीति के साथ काम कर रही है, वो इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। बाकायदा पीएम मोदी का बयान आया कि अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है कांग्रेस धीरे धीरे करके, और इसी पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते करते कहीं ना कहीं पीएम मोदी पर पलटवार कर दिया है, उनके वार पर पलटवार किया है, और ये कहा है कि जो भी आप करने की कोशिश यहां कर रहे हैं, दिल्ली में जो हुआ कि आपने गठबंधन में टूट पड़वा दी, अरविंद केजरीवाल ने अलग चुनाव लड़ा और उसी का नुकसान हुआ इंडिया गठबंधन को, आम आदमी पार्टी को, और फायदा उठा ले गई बीजेपी। अब ये रणनीति आप यहां पर ना अपनाएं, यहां पर आरजेडी और कांग्रेस को यानी पूरे महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये जो आप वहां कर रहे हैं, जो आप कर चुके हैं, ये यहां पर नहीं चलेगा। और इस तरह से यहां देखा जा सकता है कि अब बीजेपी का पूरा फोकस बिहार पर लग गया है। तो इसी को लेकर आपके पास और क्या कुछ अपडेट है? नहीं, तो बिहार में तो कांग्रेस ने भी बोल दिया है कि वो विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। तो बिहार में तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि वहाँ इंडिया गठबंधन में फूट की किसी तरीके की कोई सुगबुगाहट भी दिखाई दे रही हो। सीट बंटवारे का मुद्दा जो है वो तो अभी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी तनाव का स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पर नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि भाई सबसे ज़्यादा सीटों पर यदि कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी एनडीए के अंदर तो जेडीयू चुनाव लड़ेगी, बीजेपी से हम 1 सीट भी कम नहीं लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जितन राम मांझी को देख लीजिए, वो 20-40 अभी 40 सीट, कभी 40 सीटों की बात करते हैं, कभी 20 सीटों की बात करते हैं। चिराग पासवान को आप देख लीजिएगा कि भाई चिराग पासवान की डिमांड भी 50 से कम सीटों की नहीं है,
उपेंद्र कुशवाहा शांत भले ही बैठे हुए हैं, लेकिन वो एक तरीके से साफ बोल चुके हैं कि भाई उनका हाल जीतन राम मांझी जैसा नहीं होगा। वो भी चाहते हैं कि जितनी सीट चिराग पासवान को दी जाए उतनी ही सीट उनको भी दी जाए, क्योंकि 5% के करीब वोट यदि पासवान समाज का वहाँ है तो कोई समाज जिससे उपेंद्र कुशवाहा आते हैं उनका भी लगभग उतना ही वोट है। और उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए ने जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ किया लोकसभा चुनाव में, कारागढ़ सीट से पहले तो उनको उम्मीदवार बनाया एनडीए का, और उसके बाद बीजेपी ने अपना ही एक बागी खड़ा कर दिया उनके सामने पवन सिंह के नाम से। तो और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवा दिया, क्योंकि पूरी की पूरी बीजेपी पवन सिंह के प्रचार में जुट गई थी। तो और उसका नुकसान, क्योंकि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराने की कोशिश कर रही थी, और उसका पूरा नुकसान उस पूरे बेल्ट पर पड़ा और बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। तो जाहिर सी बात, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत तो दिखा दी कि भाई हम भले ही चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हमने एनडीए को कम से कम 6-7 सीटों पर चुनाव हरवा दिया। तो अब उपेंद्र कुशवाहा को यदि नाराज करेंगे वो, तो यही हाल उनका विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। तो इसीलिए बीजेपी को सबसे बड़ी टेंशन तो इस समय खुद बीजेपी के लिए है कि सीट बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा। और इसीलिए वो आरोप, क्योंकि भाई आप अपनी टेंशन छुपाने के लिए आप आरोप दूसरी पार्टी पर लगा देते हैं कि फूट तो वहाँ पड़ी हुई है, जबकि महागठबंधन में अभी तक कोई भी इस तरीके का बयान नहीं आया है। एनडीए में अभी तक यही बता दें कि भाई उनका सीएम फेस कौन होगा। आप ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव तक सीएम है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या अमित शाह ये चीज़ बोलेंगे कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम फेस हैं? यदि बहुमत मिलेगा तो किसी भी पार्टी को कितनी भी सीटें मिले, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। इस तरीके का बयान क्या बीजेपी के कोई नेता देने को तैयार है? लेकिन आप यदि महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो वहाँ तो तेजस्वी यादव को सबने घोषित कर दिया है कि भाई यदि हमारी सरकार बनेगी, सीट किसको कितनी मिल रही है ये कोई मायने नहीं है, तेजस्वी यादव भी वहाँ सीएम होंगे, ये महागठबंधन में तय हो चुका है। तो जाहिर सी बात है, जो फूट की बात यदि की जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी को इस समय बिहार में अपना घर संभालना है। महागठबंधन तो सुरक्षित पूरे एक तरीके से मजबूती से एकजुट बना हुआ है जी। और बिल्कुल, और तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से लगातार बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी को भस्मासुर कहा जा रहा है। यानी पीएम मोदी ने जब ये बयान दिया कि कांग्रेस उसे घेरने की, कांग्रेस जो है अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है, कांग्रेस अपने सहयोगियों की जमीन खा रही है, तो जवाब कांग्रेस की तरफ से आया नहीं आया, लेकिन आरजेडी की तरफ से जरूर आ गया। और ये एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि बिहार में गठबंधन के बीच कोई दिक्कत नहीं है, महागठबंधन एकजुट होकर ही चुनाव लड़ने वाला है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने दूसरा भी दौरा किया, उससे पहले जब वो पटना दौरे पर पहुंचे थे 18 जनवरी को, तो जिस तरह से वो लालू यादव से एक ही दिन में उन्होंने 2 बार मुलाकात की थी। पहले वो वहां पहुंचे थे जहां पर लालू यादव ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उस होटल में पहुंच गए थे। उसके बाद उनके घर भी पहुंचे थे। सोनिया गांधी ने फोन पर बात की थी लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव से। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि महागठबंधन के बीच सब कुछ है। यानी एक तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को साइडलाइन करने की कोशिश की और उसका नुकसान अरविंद केजरीवाल ने उठा लिया। लेकिन ये गलती तेजस्वी यादव और आरजेडी नहीं करेगी बिहार में। ये साफ साफ तस्वीर अब साफ हो गई। यानी एक जो अटकलें चल रही हैं कि क्या बिहार में ये सब होगा, तो इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है दूसरे तरफ कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो गलती आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में की वो गलती आरजेडी नहीं करेगी। यानी कांग्रेस को साथ लेकर ही चलेगी, क्योंकि ये साफ हो चुका है लोकसभा चुनाव के नतीजों से। एक बात साफ होगी कि जब कांग्रेस का नेतृत्व सभी दलों ने मान लिया तो उसका फायदा मिला। और राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके बाद से यह साफ हो गया था कि अब कांग्रेस का जो नेतृत्व जिसको साइड करने की कोशिश की जा रही थी, आपको याद होगा ममता बनर्जी लगातार इस उसमें लगी हुई थी कि कैसे भी एक तीसरा गठबंधन तैयार हो जाए और उसके बाद उसका नेतृत्व वो कर लें। तमाम चीजें थी, कांग्रेस को पूरी तरह साइड किया जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उस कर्नाटक वगैरह के जो चुनाव नतीजे आए, हिमाचल में, कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, उसके बाद तमाम विपक्षी दल थे, उन्हें यह मानना पड़ा कि कांग्रेस का नेतृत्व ही चाहिए अगर बीजेपी को हराना है तो। और इसीलिए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक भूल की, जिसको लेकर अब तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं। लगातार लोगों का, आम जनता का भी यही कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अरविंद केजरीवाल को यह नुकसान हुआ है। और एक बड़ी सलाह कह सकते हैं या एक तरह से तंज भी कस सकते हैं कि उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो किस विचारधारा के हैं, वो हिंदूवादी हैं या सेकुलर हैं। यह भी एक बड़ा सवाल अब अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हो गया कि उन्हें अब जल्द से जल्द यह भी तय कर लेना चाहिए। तमाम तरह की चीजें हम आम जनता की तरफ से, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह की चीजों से। अविनाश जी, लगातार चर्चाएं चल रही हैं और अरविंद केजरीवाल की गलती
को बताया जा रहा है, आम जनता भी आगे आकर अरविंद केजरीवाल को उनकी गलती बता रही है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इसी बीच मायावती का भी बयान आ गया है। ये जो 27 सालों बाद बीजेपी ने वापसी की है, उस बीच में उनका ये कहना कि जिधर की हवा चले उधर के ही हो जाओ, क्या कुछ मायने हैं इस बयान के? एक तरह से उन्होंने किसी तरह की कोई तंज नहीं कसा है, कुछ नहीं कहा है, बल्कि यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन दलितों का भी ध्यान रखे जिन्होंने उन्हें सत्ता में लाकर बिठाया है। उनके क्या लगता है आपको कि जो ये आरोप लगते हैं बसपा पर कि वो बी टीम की तरह काम कर रही है, मायावती पूरी तरह शांत हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ मिल्कीपुर सीट के जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेकर अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है। तो ये दो तरह की जो रणनीति देखने को मिल रही है, पॉलिटिक्स जो कर रही है मायावती, इसको क्या मायने हैं उनके? नहीं, मायावती की पार्टी बीएसपी पर ये तो लगातार आरोप लग रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले से ही आरोप लग रहे हैं कि भाई उनकी कोशिश होती है कि भाई यदि वो नहीं जीत रही हैं तो विपक्ष में किसी को जीतने भी नहीं दिया जाए। आप दिल्ली में चुनाव लड़ती हैं बीएसपी, 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है बीएसपी के, लेकिन किसी भी उम्मीदवार की डिपॉजिट तक नहीं बचती है। नोटा से भी कम वोट बीएसपी को मिल रहे हैं। एक समय बीएसपी के विधायक होते थे दिल्ली में, 14% के करीब वोट होता था, लेकिन आज कहाँ पर खड़ी हो गई है बीएसपी? आप यूपी में ही देख लीजिए भाई, उनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि कोई दूसरी पार्टी, विपक्ष की जो पार्टी है, और वो आगे ना निकल जाए। आपकी कोशिश ये चल रही है कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान किया जाए। अगर बीएसपी गठबंधन में होती तो जाहिर सी बात है मायावती की राजनीति भी बची होती। आज बीएसपी का वोट शेयर आप यूपी में ही देख लीजिए तो सिंगल डिजिट के करीब पहुंच गया है कि 11-12% उनके पास खाली वोट शेयर बचा हुआ है, जबकि एक समय ये 25-27% वोट शेयर होता था। और आप जिस तरीके से दिल्ली के परिणाम को लेकर उनका ट्वीट आया है, वो एक तरीके से खुलकर तो नहीं बोल रही हैं, लेकिन एक तरीके से बीजेपी को बधाई दे रही हैं कि भाई आपको जीत मुबारक हो, कि जिधर हवा चलती है उधर ही चल देते हैं। तो भाई हवा तो बीजेपी के खिलाफ ही चल रही थी। दिल्ली का यदि आप टोटल मतदाता देख लीजिएगा तो 54% से ज़्यादा जो वोट था वो बीजेपी के खिलाफ ही गया है। यदि हाँ, बस बात यही थी कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन तैयार नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल से एक सबसे बड़ी गलती यही हुई कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। पहले ही दिन से वो कांग्रेस के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर कांग्रेस की जगह टारगेट बीजेपी को किया होता तो अब दिल्ली के परिणाम बदल गए होते। लेकिन जाहिर सी बात है उनको खतरा शायद ये कांग्रेस से ज़्यादा लग रहा हो, कि उन्हें लग रहा हो कि भाई कांग्रेस यदि मजबूत हुई तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो सीएम पद को लेकर दावेदारी भी नहीं की गई थी। केजरीवाल यदि 10-12 सीट भी कांग्रेस को दे देते तो जो चुनाव परिणाम थे पूरी के पूरे बदल जाते। लेकिन जाहिर सी बात है जो केजरीवाल ने जो किया उसका उन्होंने जो बोया वो उन्होंने काट लिया। अब मायावती के साथ में पिछले 4-5 साल में जिस तरीके से वो बीजेपी के ऊपर बीजेपी की बी टीम का ठप्पा लग गया है, उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रही हैं। और यदि वो उससे निकलने की कोशिश नहीं करेंगी तो इसी तरीके से एक के बाद, क्योंकि अब जैसे उनके 68 उम्मीदवारों की डिपॉजिट चली गई, वही हाल अब उनका यूपी में भी होने वाला है। यूपी में 2 साल बाद चुनाव होंगे और 2 साल बाद यदि मायावती घर पर ही बैठी रहती हैं और इसी तरीके से उनके बयान चलते हैं तो ये मान के चलिएगा बीएसपी के लिए यूपी विधानसभा चुनाव में खाता खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी उनके पास में 2 ही सीटें इस समय, और 2 नहीं बल्कि 1 ही सीट है। और इस बार वो सीट भी बचेगी कि नहीं बचेगी, तो बीएसपी को बचाने की भी लड़ाई मायावती को लड़नी है। और यदि वो इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन को भी मजबूती मिलती और मायावती की पार्टी को भी मजबूती मिलती। अब 27 का चुनाव है और मायावती को ही काफ़ी फैसले लेने हैं। उनकी पार्टी में तो जो फैसला मायावती लेंगी वही पूरी पार्टी का फैसला हो जाता है। तो अभी 1.5-2 साल का समय मायावती को खुद सोचना चाहिए कि भाई उनको मतलब किस तरफ चलना है। और क्योंकि बीजेपी के साथ वो जाएंगी तो वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए 2-2.5-3 साल में क्या उन्हें मिला क्या इस समय, उनकी पार्टी लगातार कमजोरी होती चली जा रही है। और लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि मायावती को इंडिया गठबंधन का साथ पकड़ लेना चाहिए, लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि शायद बिहार में वो फिर से उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी। नहीं, बिहार में उनका चुनाव लड़ना और ना लड़ना, क्योंकि बिहार में जो दलित पॉलिटिक्स है वो अलग है, यूपी की दलित पॉलिटिक्स अलग है। आप मध्य प्रदेश में कुछ वोट ले सकती हैं, आप दिल्ली में कुछ वोट ले सकती हैं, आप उत्तराखंड में कुछ वोट ले सकती हैं। बिहार में जिस समय बीएसपी अपने टॉप पर होती थी उस दौर में भी बिहार में उनको कुछ नहीं मिला।
क्योंकि बिहार में उस समय रामविलास पासवान दलितों के नेता होते थे, इस समय बिहार में 3-4 दलित नेता हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि बीएसपी चुनाव लड़ेगी, जब बीएसपी मजबूत थी उस समय बीएसपी को जब कुछ नहीं मिला, तो अब बीएसपी जब एक तरीके से देखा जाए अब काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, लोकसभा में उनका कोई सदस्य नहीं है, यूपी विधानसभा में उनके पास 1 सीट है, वह बाकी के चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, उनके पार्टी के पास कहीं से सीटें नहीं बची हैं। तो जाहिर सी बात है, और बिहार में भी अभी कोई उनके पास सीट नहीं है, ना झारखंड में। तो बिहार में यदि चुनाव लड़ भी जाती हैं तो जो हाल उनका दिल्ली में हुआ है कि 68 उम्मीदवार उतारे और 68 के 68 की डिपॉजिट चली गई, लगभग वही हाल उनका बिहार में भी होना है। पिछली बार तो उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तब भी उनको कुछ नहीं मिला था। तो अब यदि वो अकेले भी चुनाव लड़ेंगी तब भी मायावती किसी को नुकसान या फायदा पहुंचा सकती हैं। बिहार के परिवेश में तो हम जो बोलते हैं कि बिल्कुल वो बिहार में यदि लड़ती भी हैं तो ना तो उन्हें वो इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचा पाएंगी और ना वो इंडिया का कोई फायदा कर पाएंगे। लेकिन हाँ, चुनाव लड़ना कोई भी लड़ सकता है, चुनाव तो देश में लोकतंत्र है। वो चुनाव यदि घोषणा कर रही तो चुनाव लड़के भी देख लें। जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव होंगे तो वो किसी भी गठबंधन के साथ ना नहीं जाएंगी, ना तो महागठबंधन के साथ और ना ही एनडीए के साथ। वो अकेले ही 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि दिल्ली के जो नतीजे आए हैं उसने पूरे देश की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों पर भी दबाव बना है, सहयोगियों पर भी, बीजेपी के जितने भी सहयोगी उन पर भी दबाव बन गया है, क्योंकि जहां ये माना जा रहा था कि एनडीए में बिखराव हो जाएगा जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, उससे पहले ही एनडीए बिखर जाएगा, लेकिन एक बार फिर सभी सहयोगी अभी पशुपेश की स्थिति में आ गए हैं। और ये जिस तरह से जीतन राम मांझी का बयान आया उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो दबाव बनाने की पॉलिटिक्स कर रहे थे, पहले उन्होंने कहा कि मेरे जो विधायक हैं वो 40 सीटें मांग रहे हैं, मेरे जो समर्थक हैं, लेकिन हम 20 पर मना लेंगे उनको। फिर उसके बाद उनका बयान आया जब राहुल गांधी पटना दौरे पर पहुंचे, उसके बाद जो उनका बयान आया कि नहीं 40 सीटें ही चाहिए। लगातार वो अपनी इस मांग को दोहराते रहे कि एक टुकड़े से काम नहीं चलेगा, बराबर की बाट होना चाहिए, तमाम तरह की चीजें। साफ साफ उनके जो बयान थे वो ये भी इशारा कर रहे थे कि चिराग पासवान से बेहद नाराजगी है उनकी। तो ये एनडीए गठबंधन के अंदर एक फूट पड़ती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जैसे ही दिल्ली चुनाव के नतीजे आए और उसमें बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उससे एक बार फिर सहयोगी कहीं ना कहीं दबाव में आ गए हैं कि अभी भी फैसला लेना चाहिए, अलग होने का नहीं लेना चाहिए। तो ये स्थिति है। वहीं विपक्ष पर भी थोड़ा दबाव बन गया है, लेकिन आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से और तेजस्वी यादव की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि बीजेपी अगर महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश बिहार में करेगी तो वो उसमें किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो पाएगी। और क्योंकि यहां महागठबंधन एकजुट है तो जाहिर है कि नतीजे दिल्ली जैसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि जैसा कि हमने अभी चर्चा की अविनाश जी कि देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ वोट ज्यादा पड़ा है। अगर एकजुट होते तो दिल्ली के चुनाव नतीजे जो आए हैं इसके बिल्कुल उलट होते, और उलट से भी ज्यादा ये कह सकते हैं कि कई तरह की रिपोर्ट्स तो ये हैं कि शायद 1 अंक में ही बीजेपी सिमट जाती, मतलब पुराने से भी बुरी स्थिति में चली जाती बीजेपी। ये स्थितियां हैं। वहीं मायावती का भी स्टैंड उन्होंने अभी से क्लियर कर दिया है, लेकिन आपका जैसा कि कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो साफ है कि दिल्ली में अभी चुनाव हुए हैं और उसके बाद अभी सीएम फाइनल भी नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी से लेकर तमाम विपक्षी दलों का ध्यान अब बिहार की तरफ हो गया है। और ये बात पीएम मोदी के बयान से भी साफ जाहिर हुई जब उन्होंने दिल्ली चुनाव के नतीजों वाले दिन ये कहा कि आरजेडी को खत्म करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, यानी दिल्ली चुनाव खत्म नहीं हो पाए हैं पूरी तरह से। और उन्होंने अभी से बिहार विधानसभा पर की तैयारी शुरू कर दी और बिहार की राजनीति पर तंज कसना या रणनीति बनाना वहां के लिए अभी से शुरू कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश जी, हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।